Okay, so today we are going to learn about the Western philosophers' perspective on education. That what Western philosophers are thinking about education and what are their ideas related to different aspects of education, especially related to the learning objectives and the moral values, and then the methodology and the curriculum. जी, तो first of all, we will see what are the objectives of today's session. So at the end of the session, you people should be able to describe John Locke's theory of knowledge and then discuss the role of parents in education of children. And then you people should be able to evaluate John Dewey's philosophy of education and describe principles of curriculum formulation and then to describe the impact of John Dewey's philosophy on modern education and then analyze Herbert's theory of ideas and discuss Herbert's process of instruction. So these are the objectives of today's session. First of all, we see who was John Locke basically. As we see on the screen that John Locke was born on 29th August 1632 in the southwest of England, and his father was a lawyer and small landowner. तो वालू जो है वो लॉयर के तौर पे काम कर रहा था और स्मॉल लैंड ओनर था और लिटिल इज नोन अबाउट John Locke's early education. जॉन लॉक की जो अर्ली एजुकेशन है जॉन लॉक की जो अर्ली एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता हिस्टोरिकली बट जॉन लॉक जो है studies that were centered upon the classical language of Latin, Greek, and he also began to study Hebrew. तो ज़्यादा बेटा उसने उसने जो नॉलेज एक्वायर किया वो लेटिन लैंग्वेज का और ग्रीक लैंग्वेज का और हेब्रू जो कि लैंग्वेज है उसको उसने स्टडी किया. He was a hardworking boy and led me to a King's scholarship. और उसको बेसिकली वो हार्ड वर्किंग था और उसको स्टडी के लिए किंग स्कॉलरशिप मिला. He also got two major scholarships at both Oxford and Cambridge. और इसके अलावा उसने बेटा दो मजीद जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज में विन किए. बहरहाल अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो लॉक है लॉक्स फॉर्मल कोर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एट ऑक्सफोर्ड वुड हैव बीन इंक्लूडेड क्लासिकल rhetoric, logic and moral and geometry, and he completed his Bachelor of Arts in 1656. तो बेसिकली बेटा उसने बैचलर्स में कुछ जो सब्जेक्ट्स थे रोटरिक के, लॉजिक के, मोरल के और ज्योमेट्री की स्टडी की और 1656 में उसने अपना बैचलर इन ऑफ आर्ट्स है वो कंप्लीट किया था. और उसके बाद दिस वाज फॉलोड बाय फर्दर ही डिड हिज मास्टर्स इन आर्ट्स इन जून 1658 और 2 साल बाद उसने मास्टर्स कंप्लीट किया. और इसके अलावा उसने फिर जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, हेब्रू, अरेबिक, नेचुरल फिलॉसफी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन. These were all of the subjects he has studied. All Locke's published work included those that had been issued anonymously were created the Bodleian Library Oxford. अच्छा इसका जो काम है वो ये एक लाइब्रेरी है बॉडलियन लाइब्रेरी जो कि ऑक्सफोर्ड में एग्जिस्ट करती हैं उसमें कुछ इसका काम पड़ा हुआ है और वो भी शायद एनोनिमस है इसके बारे में ज़्यादा क्लियर नहीं है. अच्छा इसका जो मेजर वर्क है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फील्ड ऑफ एजुकेशन उसमें इसका एक ऐसे है इसकी बुक है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो कि उसने 1698 में लिखा और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1619 में बुक लिखी एंड सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन. तो ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन है. और बाकी इसकी अगर हम थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करें कि इसका क्या बिलीव था कि जो नॉलेज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे जो है ना नॉलेज जो है वो हम तक पहुंचता है या हम कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं. तो जॉन लॉक कहते थे कि ऑल द नॉलेज कम एक्सक्लूसिवली थ्रू एक्सपीरियंसेस. ये एक्सपीरियंशियलिस्ट था और ये बिलीव करता था कि जो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव. यानी आपके जो लर्निंग है इसका डायरेक्ट रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस के साथ है और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं ये वही आपके 5 सेंसेस हैं जिसके थ्रू हमें ये एक्सपीरियंसेस आते हैं. और यानी हम देखने, सुनने, बोलने से, सुनने से और देखने से, चखने से, टच करने से, स्मेल करने से जो है ना वो चीज़ों के बारे में नॉलेज को एक्वायर करते हैं. जो हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज भी थे उसमें 5 सेंसेस भी आती हैं.
एंड ही आर्ग्यूज दैट एट द बर्थ द माइंड इज अ ब्लैंक स्लेट। और उसने कहा कि इंसान का बच्चा जो पैदा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, यानी बिल्कुल एक ऐसी स्लेट है, एक ऐसी स्लेट है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। अब ये रोल है एडल्ट्स का कि उस पर वो कैसे फील करते हैं। ह्यूमन फील विद आइडियाज एज एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द फाइव सेंसेस। और उसका ख्याल ये है कि इंसान जैसे जैसे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके जैसे जैसे इंट्रैक्शन होते हैं, और वैसे वैसे उसकी वो स्लेट जो है ह्यूमन लाइफ माइंड जो है फील होना शुरू हो जाता है। ही बिगेन बाय द रिजेक्टिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ इनेट आइडियाज एसोसिएटेड विद प्लेटो। अच्छा, प्लेटो का ये ख्याल था कि जो इंसान है वो इनेट आइडियाज के साथ, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खास ऐसे कुछ ऐसी कुदरती हमारे अंदर खूबियाँ होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, इन मैं तो अल्लाह ताला का लफ्ज़ से यूज़ कर रहा हूँ कि इनेट में कुदरत होता है। तो बहरहाल इनेट का मतलब कुदरती तौर पर कुछ इंसानी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उसकी पैदाइश के उसमें मौजूद होती हैं, तो इसलिए उसको इनेट आइडियाज़ का नाम दिया जाता है। और उसका ये ख्याल था कि प्लेटो का कि जो जो भी बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कुछ ऐसी ख्वाबीदा जो है ना खसूसियात हैं जिनको हमने हमारा टीचिंग के थ्रू हमने बाहर निकालना होता है। और जबकि जो जॉन लॉक है वो इस चीज़ को रिजेक्ट करता है। वो कहता है ऐसी कोई खूबियाँ नहीं है जो इंसान में पैदाइशी तौर पे होती हैं, बल्कि जितनी भी खूबियाँ होती हैं वो इंसान का माहौल और उसका जो तदरीसी अमल है या उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू वो सारी जो चीज़ें हैं बच्चे के अंदर पैदा होती हैं। अगर इंसान जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में, यानी उसका नर्चर और नेचर उसको सपोर्ट ना करें, तो फिर दोनों सूरतों में वो इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहरहाल इसमें काफ़ी सारे बेटा एक्सपेरिमेंट्स बाद में भी हुए, और इसको देखने के लिए मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा कि एक बच्चे को एक ख़ास एज में जो था ना वो जंगल में छोड़ दिया गया, और उसके बाद कुछ सालों बाद जब उसको दोबारा से स्टडी किया गया, उसको एक्सप्लोर किया गया, तो ही वाज जस्ट नोइंग सम ऑफ द कहने की कुछ अटरेंसेस थी जो वो कर सकता था, कुछ आवाज़ें निकाल सकता था जैसे जानवर निकालते थे। तो जिस गिरदोनवा में वो था, जिस नर्चर में था, जिस 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 नेचर में वो था, उस दोनों में उसने से वही सीखा, यानी उसकी कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई, एक वर्ड भी वो नहीं बोल सकता था। एंड ही वाज नॉट इवन नोइंग अ सिंगल वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ। इसका मतलब कि अगर ये इनेट आइडियाज होते या खुदा ताला की तरफ से ये चीज़ें ऐसी होती, तो यकीनन वो बच्चा ऑटोमेटिकली एक खास एज में कोई ना कोई ज़ुबान सीख जाता, कोई ना कोई ज़ुबान उसके अंदर पैदा हो जाती और वो उसको डेवलप हो जाती, लेकिन उसके बाद कुछ भी उसे नज़र नहीं आया। बहरहाल जॉन लॉक जो है वो भी यही थ्योरी प्रेजेंट करता है कि ऑल टाइप ऑफ नॉलेज जो है कम्स थ्रू द एक्सपीरियंसेस। ये उसका मेन आइडिया है। देन he says that differences in the ideas of people not because of individual differences and their abilities to perceive, but the differences in their experience। अब ये जो हम बात करते हैं ना लोगों के बारे में कि हर बंदे के अपने आइडियाज होते हैं, ये सिर्फ इसलिए होता है कि एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इंसान के, एक दूसरे इंसान के साथ बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर काउंट करना शुरू करें तो हम बहुत नंबर ऑफ डिफरेंसेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये उसके अलावा उनकी एबिलिटी परसेप्शन भी होती है किस हद तक चीज़ों को परसीव करते हैं, लेकिन मेजर कहता है डिफरेंस होता है वो एक्सपीरियंसेस का होता है कि इंसान के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। देखिए, अब हर एक के अपने घर के अंदर एक माहौल है। मसला आपकी फैमिली में आपके बहन भाई हैं, आपके उनके साथ अपने ताल्लुकात हैं, अपना उनके साथ एक जो भी रिश्ता है जैसा भी है, तो लाजमी नहीं है कि सब अपने बहन भाई के साथ वैसे ताल्लुक रखें जैसा आपके अपने पेरेंट्स का ताल्लुक है। लाजमी नहीं है कि बाकी सबको वैसा ही हो। ऐसे ही बाकी दुनिया के साथ जैसा आपका ताल्लुक है, लाजमी नहीं बाकी लोग वैसा करें। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत सारी बुनियादों पे, बहुत सारे लेवल्स पे हम देख सकते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि असल चीज़ ना एक्सपीरियंसेस क्या है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बेटा आपकी लर्निंग होती है। दिस क्वेश्चन इज हाउ देन वाज नॉलेज एक्वायर्ड, फिर इसका ये कि नॉलेज कैसे एक्वायर किया जाता है, एंड हाउ माइट मैन कम टू यूनिवर्सल एग्रीमेंट, और फिर हम कैसे एक ऐसी यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ लर्निंग पे पहुंचे जिससे हम ये अंदाजा कर सकें नॉलेज कैसे हासिल होता है। तो उसके जवाब में जॉन लॉक कहता है कि देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी सिर्फ एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, यानी इंसान की असल लर्निंग बेटा उसके एक्सपीरियंसेस है। जैसे अभी आप मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, you are listening to me, you are watching on the screen, you can read out on the screen, you can read out with me as I am reading from the slides, you can I could read। तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी आप एक्वायर कर रहे हैं। मेरी अगर कोई और टीचर होता तो हो सकता है कि उसके बेटा अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है। तो इट डिपेंड्स, यानी जिस टीचर से आप इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, जिससे ट्रेनिंग ले रहे हैं और जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम मौजूद हैं, तो ये सारे बेटा एक्सपीरियंसेस हैं जो हम कर रहे होते हैं।
और बट एक्सपीरियंस इटसेल्फ गेन्ड बाय द सेंसेस वाज नॉट सफिशिएंट ऑफ इटसेल्फ फॉर नॉलेज। अब ये भी इशू है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तो क्या जो फाइव सेंसेस से हम जो नॉलेज हासिल करते हैं उसी से ही लर्निंग होती है, ये एक अलग से क्वेश्चन। क्योंकि हमने सोर्स ऑफ नॉलेज में देखा कि उसमें रेवोल्यूशन भी है, उसमें हम इंट्यूशन भी करते हैं, और उसमें रैशनल भी है, उसमें बहुत सारे अदर सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है या लर्निंग थ्रू सेंसेस है, वो तो महदूद है नॉलेज, उसमें उसमें हर तरह का नॉलेज तो नहीं आता, बट स्टिल दैट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव एजेंसी ऑफ द माइंड अपॉन सच एक्सपीरियंसेस। लेकिन वो ये कहता है कि इसके साथ ये भी जरूरत है कि आपका माइंड जो एक्टिवली अंगेज हो, एक्टिव हो लर्निंग के लिए इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तब लर्निंग मेरा पॉसिबल है। अदरवाइज फिर भी लर्निंग पॉसिबल नहीं है अगर हम एक्सपीरियंसेस दे भी दें। यानी मैं जितनी मर्जी बातें करूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, आप लोग लर्न नहीं करेंगे जब तक कि आप उसमें विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है, और दूसरा आपका माइंड जो उसमें एक्टिव नहीं है, तब तो बेटा आप लर्न नहीं कर पाते। अच्छा, फर्दर जो है जो जो लॉ की बात करते हैं, वो कहता है कि एक ही नॉलेज द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन इंटरनल वैरायटीज, जिसमें गॉड, मोरालिटी, लॉज ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें उसने कहा, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। और यानी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं जो कि जाहिर बात है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस में नहीं भी लेके आ सकते, ये भी एक इशू होता है। whose sense might be confirmed rather than discovered by the experiences। तो ये कहते हैं कि इनको चीज़ कंफर्म किया जा सकता है, लाजमी नहीं कि हर चीज़ को हम जो है ना वो एक्सपीरियंस से डिस्कवर करें। यानी अब अल्लाह की ज़ात को लाजमी नहीं कि हम अल्लाह को देखें और देखने के बाद उस पर यकीन लाएं, उसके फरिश्तों को देख के फिर या यकीन लाएं। ऐसे जितने भी अच्छे सूल हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी हैं, वैल्यूज़ हैं, उन सब को हम परखें और फिर उन पर यकीन करें। और ऐसे लॉज ऑफ नेचर हैं जिसके थ्रू नेचर काम कर रही हैं। तो बहरहाल ये है कि उनको डिस्कवर यानी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं, लाजमी नहीं हर दफ़ा हम उसको यानी उसको हम कंफर्म कर सकते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन थ्रू एक्सपीरियंसेस उनको हम डिस्कवर नहीं कर सकते। सो ही आल्सो एडमिटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम इनेट पावर्स और क्वालिटीज, और बाद में उसने ये भी चीज़ तस्लीम की कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जेनेटिकल हों, इनेट हों, ऐसी कुछ पावर्स होती हैं लोगों में, इंसानों में, जो कि ज़ाहिर से उसका आंसर यही है कि वो चीज़ें किसी खास तरीके से कुदरत ने दे दी हैं, और उसकी वजह से लोग दूसरे लोगों से नुमाया हो जाते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज, लॉ इंक्लाइन टुवर्ड्स नर्चर रादर देन नेचर। फिर भी बेटा वो ज़्यादा नर्चर को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि नर्चर बेटा कहते हैं माहौल को, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर ये एनवायरनमेंट अच्छा हो, कंड्यूसिव हो, जैसे अभी आप यहाँ देख लें, अगर मेरी आवाज़ आप कट कट के आ रही हो तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर सिटिंग नहीं है, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, शोर है, तभी आप प्रॉपर लर्न नहीं कर सकते हैं। तो एक जो नर्चर का एलिमेंट है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यानी जब तक लर्निंग का माहौल जो है वो अच्छा नहीं होगा, कंड्यूसिव नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, तब तक वो इसको हम प्रॉपर लर्निंग कर नहीं आ सकते हैं। और वो ये कहता है कि नेचर जो है वो नेचर से ज़्यादा नर्चर को इम्पोर्टेंस देता है। नेचर तो ये है ना कि नेचर ने आपको कुछ एबिलिटीज दे दी हैं, हो सकता है कि कुछ में वो एबिलिटी ज़्यादा हो, कुछ में वो कम हो। तो ये नेचर की तरफ से कुछ यानी कुदरती हमारे अंदर कुछ साइज ख्वाहिश हो सकते हैं, कुछ एबिलिटीज और कुछ क्वालिटीज हो सकती है, बस स्टिल वो कहते हैं कि नर्चर चाहिए उन एबिलिटीज को बाहर लाने के लिए, या उनको पॉलिश करने के लिए, या बेहतर मजीद बेहतर करने के लिए। और कैटेगराइज एज अ फाउंडेशन ऑफ एम्पिरिकिज्म। और वो कहते हैं फ्रॉम द बॉडी लॉ टर्न टू द माइंड, and he believed that the parents should personally exercise firm and close authority over their children from an early age। उसका ये ख्याल है कि पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों पे जो अथॉरिटी है अपनी वो कायम करनी चाहिए, उन्हें यानी उनको अथॉरिटेरियन होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को रोक रखा जाए बच्चों के ऊपर, और उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ को नहीं जानते, बड़े जानते हैं। तो उसको इसका ये ख्याल है कि पेरेंट्स को अथॉरिटेटिव होकर बच्चों पे अर्ली शुरू से, ताकि उनको उनके बिहेवियर को प्रॉपर तौर पर डिसिप्लिन और कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैं, वो बिलीव करते हैं, बिलीव इन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन। को कहते हैं पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें और देखते रहें कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे अपने दिन गुजारते हैं, किन लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी फ्रेंडशिप कौन कौन किन किन के साथ हैं, उनके क्लासमेट्स कौन से हैं, उनके आइडियल पीपल कौन हैं, और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं, इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं पेरेंट्स को। ट्रेनिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रन नीड्स एंड कैपेसिटीज, और हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बच्चों की नीड के मुताबिक और उसकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक बनाएं।
और इसके अलावा ये कहता है कि बच्चों को फूड के हवाले से बिल्कुल शुड बी प्लेन एंड होलसम एंड विद शुगर सॉल्ट एंड स्पाइसेस। तो हमने बच्चों को ऐसी खुराक देनी है जिसमें शुगर हो, सॉल्ट हो, अदर स्पाइसेस भी हों, लेकिन प्लेन फूड हो, सादा गज़ा हो और मुकम्मल गज़ा हो जिसके अंदर बाकी सारे अजनास हों जो बुनियादी डाइट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ही वॉज इन फेवर ऑफ फ्रूट कि हम बच्चों को एप्पल्स दें, पियर्स दें, स्ट्रॉबेरी, चेरीज और गूसबेरीज और जो भी मौसम फल बच्चों को दें। लेस कीन ऑन मेलन्स एंड पीच एंड प्लम्स एंड ग्रेप्स। वो ये कहता है कि ये वाले जो फ्रूट हैं शायद हमें नहीं बच्चों को देने चाहिए, कम देने चाहिए, जिसमें मेलन, पीचेस और प्लम्स एंड ग्रेप्स हैं। और इसके अलावा ये भी इंस्ट्रक्ट करता है पेरेंट्स को कि जो बच्चों के कपड़े हैं वो टाइट नहीं होने चाहिए बहुत ज़्यादा, और ना लड़कों के ना लड़कियों के, बल्कि थोड़े कंफर्टेबल हों, थोड़े ढीले हों, ताकि बच्चे उसमें इजी कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो ये जो हम टाइट कपड़े खुद भी पहनते हैं और बच्चों को पहनाते हैं, तो ये हमारे जो फिजीक है उसके लिए बेहतर नहीं है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यानी थोड़ा सा लूज क्लॉथ्स हो तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो एनी हाउ इसके अलावा अगर हम देखें, बेड शुड नॉट बी एक्सेसिवली कंफर्टेबल। ये भी कहता है कि आप बच्चों के जो बेड्स हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए कि वो नींद से बेदार ही ना हो या उनके लिए बेड को छोड़ना नामुमकिन हो जाए। तो हम अपने बच्चों के जो बेड्स हैं, बिस्तर हैं, वो ऐसे बना देते हैं कि बच्चे वो छोड़ते हैं इनको जल्दी। और इसलिए वो कहता है कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो कि बच्चों के लिए बिस्तर छोड़ना मुश्किल नजर आए या बिस्तर को ज़्यादा अजीज हो उठने से। और मील टाइम नॉट नेसेसरी रेगुलर। और ये भी लाजमी नहीं है कि बच्चों को एक ही खास टाइम पे खाना दिया जाए और उसी टाइम में बच्चों को खाना मिलने बाद में नहीं मिलना, तो पहले नहीं मिलना। तो ये लाजमी नहीं है, आप उसके अंदर इरेगुलरिटी हो सकती है, बच्चों को भूख पहले या बाद में भी लग सकती है और समटाइम मैनी टाइम्स भी लग सकती है। तो डिपेंड्स के अगर बच्चों को ज़्यादा मील्स की ज़रूरत है तो वो भी दिए जाएँ, और रेगुलर मील्स है तो वो भी दिए सर्व किए जाएँ। और नो डाउट कि थोड़ा सा कंट्रोल रखें, लेकिन ओवर स्ट्रिक्टनेस इस पर रिक्वायर्ड नहीं है। एडवाइस पेरेंट्स एंड ट्यूटर्स टू स्टडी देयर चिल्ड्रन एंड नोट देयर डिस्पोजिशन एंड डिसलाइक्स। तो ये भी साथ में कहता है कि टीचर्स को और पेरेंट्स को दोनों को चाहिए कि बच्चों को स्टडी करते रहें, उनको ऑब्जर्व करते रहें और उनके लाइक्स और डिसलाइक को नोट करें कि उनकी जो लाइक्स और डिसलाइक में चेंजेस आ रहे हैं वो किस तरह आ रही हैं। So a good tutor or indeed a good parent would be able to encourage and to satisfy the questions of children। और दूसरी तरफ बेटा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी क्रिटिकल होते जाते हैं और वो चीज़ें पूछना शुरू कर देते हैं जो शायद उनके लेवल पे नहीं होती। तो अब हमें ये हमारा रोल है पेरेंट्स का, टीचर्स का, कि उनकी जो क्यूरीज हैं, उनकी जो भी कह लें कि तजस्सुस है उसके अंदर, जो भी क्यूरियोसिटी है उसको जो है ना वो हम लोग डील करें और उन्हें प्रॉपर गाइड करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं अपने लेवल पे, बीइंग टीचर एंड बीइंग पेरेंट्स। तो ये वो हमें बताता है, गाइड करते हैं। इसके अलावा उसकी जो पेडागोजिकल थ्योरी है अबाउट पेडागोजी, एजुकेशन मेक्स अ मैन। वो कहता है कि जो एजुकेशन है यही एक वह टूल है जिससे हम इंसान की तरबियत कर सकते हैं। और लॉक्स पोजेस एन एम्प्टी माइंड, अ ब्लैंक स्लेट दैट इज फिल्ड बाय एक्सपीरियंसेस। वो कहता है कि हर इंसान जो है जब वो पैदा होता है ब्लैंक स्लेट होता है जिसको एक्सपीरियंस के थ्रू फिल किया जाता है। लॉक्स एम्फसिस ऑन द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन द फॉर्मेशन ऑफ माइंड। और थ्रू एक्सपीरियंसेस ही हम बच्चों के जो माइंड है उनको बढ़ा सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको फॉर्मेशन कर सकते हैं। His concern was false association of ideas has led that one to passive rather than active nourishment of mind। और ये भी एक उसका ये है कि अगर हम फॉल्स एसोसिएशन ऑफ आइडियाज करते हैं ये जो कि लेट दैट वन टू बहुत पैसिव रादर देन एक्टिव, तो उससे आपका जो माइंड है वो उसकी नरिशमेंट पर असर आएगा और वो पॉजिटिव या नेगेटिव यानी उसकी नरिशमेंट होगी, यानी प्रॉपर उसकी नरिशमेंट नहीं होगी, प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होगी माइंड की। तो जो फॉल्स बेटा जो कंसेप्ट एसोसिएशन ऑफ आइडियाज हैं उसको भी हमने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को करेक्ट एसोसिएशन ऑफ आइडियाज करवाएं रादर देन फॉल्स। तो इस चीज़ से हमने बचाना है और बच्चे किस तरह कंफ्यूज रहेंगे इस वाले से। और देन वी सी बॉडी एंड माइंड के हवाले से वो कहता है कि लॉ एडवाइजेस पेरेंट्स टू केयरफुली नर्चर देयर चिल्ड्रन फिजिकल हैबिट्स बिफोर परसुइंग देयर एकेडमिक एजुकेशन। तो वो कहता है कि जो बच्चे की फिजिकल एफर्ट्स हैं, ये फिजिकल उसकी एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन एकेडमिक एजुकेशन। तो बच्चा पहले जो बेसिक फिजिकल उसकी जो बेटा मूवमेंट्स हैं, उसकी वॉक है, उसकी कोऑर्डिनेशन पार्ट्स ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन है, ये बेटा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जो उसका सिस्टम ऑफ
बाकी जो सिस्टम फिजिकल जो सिस्टम्स हैं उनका वर्क करना स्मूथ होना लाजमी है बजाय एकेडमिक एजुकेशन के। चूँकि आजकल हम बच्चों की ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की उसकी एज भी केयर नहीं करते। 3 साल में हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, जबकि बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि वो हैं क्या। और उस लेवल पे हम यदि ठीक है 4 साल 5 साल तक तो बच्चों को कराना चाहिए स्कूल में, लेकिन बहुत अर्ली करना भी उनके साथ ज्यादा है। तो फिर वो भी फिजिकली बेटा इतने स्ट्रांग नहीं है कि पेरेंट्स से दूर हो जाएं और हम बस अपनी अपनी तजस्सुस को जो है ना वो कर रहे होते हैं। हमारे अंदर ये तजस्सुस होता है कि हमारा बच्चा अगर 3 साल में पढ़ना शुरू कर दे तो पता नहीं आइंस्टाइन बन जाएगा, पता नहीं कितने बच्चे आइंस्टाइन बने कितने नहीं। बहरहाल ये अच्छा मशवरा है लॉ का कि हमें बच्चों की जो फिजिक हैं और फिजिकल हैबिट्स हैं उस पर ज़्यादा केयरफुली देखना चाहिए और उसके बाद फिर हमें परसू करना चाहिए एकेडमिक एजुकेशन के हवाले से। दिस सिमिलरली सिंपल जेनेरिक इनोवेशन हैज़ प्रूवन टू बी वन ऑफ द मोस्ट enduring legacies। और ये जो उसने सिंपल बात की है जेनेरिक इनोवेशन की, ये उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है। और बाकी इसमें जो है विचुअलिज्म के हवाले से लॉ कहता है कि लॉ एडवाइजेस पेरेंट्स एंड, अच्छा ये हो गया था हमारा माइंड वाला। और नेक्स्ट हमारा है बेटा विचुअल रीजन। तो विचुअलिज्म के हवाले से मोरालिटी के हवाले से कहता है डिफाइन विचु एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ डिनायल एंड रैशनैलिटी। तो कहते हैं विचु ये है कि अगर हम इंसान अपनी ज़रूरियात को या सेल्फ को डिनाइल करे, यानी हर वो इंसान विचु के रास्ते पे चलता है जो सेल्फ डिनाइल करता है, यानी वो खुद को आगे नहीं करता या बल्कि वो दूसरे लोगों को आगे करता है और रैशनैलिटी के साथ ज़िंदगी बसर करता है। तो ये सबसे पहले विचु की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। और जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को रद्द नहीं करता बल्कि ख्वाहिशात का पैरोकार बन जाता है उसके पीछे भागता है, और तो जाहिर बात है फिर वो विर्च्यू से भी दूर हो सकता है और विर्च्यू लाजमी नहीं कि विर्च्यू से रहे। तो दैट मैन इज एबल टू डिनाई हिमसेल्फ हिज ओन डिजायर्स, क्रॉस हिज ओन inclinations and purely follow what reasons directs as best through the appetite learn the other way। तो ये कहता है कि जो इंसान खुद को डिनाई करता है अपनी जात को डिनाई करता है तो अपनी डिजायर्स को करता है डिनाई, तो क्रॉस हिज ओन इंक्लिनेशन एंड प्योरली फॉलो व्हाट रीजन डायरेक्ट, और फिर वो रीजन को ज़्यादा फॉलो करेगा डायरेक्टली और बेस्ट वे में फॉलो करेगा, ठीक है। और उसके अंदर लर्निंग का ज़्यादा शौक होगा। एंड लॉक वाज कन्विंस्ड एज द चिल्ड्रन टू रीजन अर्ली इन लाइफ एंड दैट पेरेंट्स शुड एड्रेस देम एज अ रीजनिंग बीइंग्स। और इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे वो गुजरते जाते हैं बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा रीजनेबल हो जाते हैं, तो उनको ड्रेस करना ज़रूरी है, उनको आंसर करना ज़रूरी है और वो भी रीजनेबल वे में आंसर करना ज़रूरी है। चूँकि वो चीज़ें उन चीज़ों के तजस्सुस को वो तो आपके साथ पेरेंट्स के साथ टीचर के साथ शेयर करते हैं बच्चे, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको अच्छे तरीके से गाइड करें समझाएं कि वो चीज़ें एक्चुअल हैं क्या, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जिस तरह से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा जो आपका है उसमें एकेडमिक करिकुलम के हवाले से है कि व्हाट शुड द करिकुलम ऑफर टू द स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन इज अबाउट इंस्टिलिंग वर्च्यू एंड व्हाट वेस्टर्न एजुकेटर वुड नाउ कॉल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो आज का बेटे वर्च्यू को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का नाम दिया जाता है जो हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताती है, राइट एंड रॉन्ग डिसीजन के बारे में बताती है कि आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करें कि आप क्या करने जा रहे हैं और डिसीजंस क्या होंगे। तो सबसे बड़ा काम बेटा एजुकेशन का यही है कि वो इंसान के अंदर जो वर्च्यू है वो पैदा करे और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है उसको बढ़ाए। And law maintains that parents or teachers must first teach children how to learn and how to enjoy learning। तो सबसे पहले टीचर का रोल ये है, पेरेंट्स का रोल ये है कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि उन्होंने कैसे लर्न करना है और फिर वो हाउ दे वुड स्टार्ट एंजॉयिंग द लर्निंग। तो लर्निंग itself is a it should be an easy job, an interesting job rather than a fatigue or boring job। तो law's curricular accreditation reflect the break from the scholastic humanism and emergence of new kind of education। इसलिए उसका जो एक पहले से हम हर किसी को स्कॉलिस्टिक ह्यूमनिज्म के तौर पे देख रहे हैं कि हर किसी को स्कॉलर बनाना है, हर किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो वो इस चीज़ से हट के बात करता है। वो कहता है कि बेसिकली लर्निंग का पर्पस सबसे पहले ये है कि बच्चों को बताया जाए कि वो कैसे लर्न करे और वो कैसे लर्निंग को एंजॉय करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और वन एम्फसाइजिंग नॉट ओनली साइंस बट आल्सो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो ये लॉ जो है ये दोनों चीज़ों को करता है कि आप बच्चों को जहाँ पे साइंस के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी नॉलेज दें ताकि वो अपने प्रोफेशन को बेटर तरीके से जान सकें। अगर हम बेटा फिलोसफी की बात करें, व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ जॉन लॉक। लॉक एग्जामिन्स द नेचर ऑफ ह्यूमंस माइंड एंड प्रोसेस
एंड प्रोसेसेस बाय व्हिच इट नोज द वर्ल्ड। यानी कैसे इंसान लर्न करता है, कैसे इंसान दुनिया को जानता है, जान सकता है, इस बारे में लॉक ने हमें बताया। रिजेक्टिंग ट्रेडिशन ऑफ innate ideas of Plato, Locke believed that the mind is born blank and a tabula rasa upon which the world describes itself through the experience of five senses। तो जॉन लॉक जो है वो जो प्लेटो का आइडिया था innate क्वालिटीज का, उसको रिजेक्ट करते हुए दुनिया को बताता है कि इंसान जो जहन है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट है, जिस पे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम जो है ना फाइव सेंसेस के थ्रू तहरीर करते हैं, कुछ सीखते हैं, और उसी वो इंसान की लर्निंग होती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं priority. What are the priorities in education by John Locke? Locke's hierarchy of values in education of gentleman's son was contained in the four elements। अच्छा, उसने एक हायरार्की दी है वैल्यूज के हवाले से, जिसमें चार बुनियादी चीज़ें हैं, वर्च्यू, विजडम, ब्रीडिंग एंड लर्निंग। और ये बड़ी बहुत अहम ये फिलॉसफी है, ये बहुत अहम बातें हैं, ये बहुत ऐसी बातें जो मैं भी काफ़ी उससे सुनता आ रहा हूँ और शायद पढ़ता भी आ रहा हूँ। तो वर्च्यू वॉज प्लेस फर्स्ट इन द एजुकेशन ऑफ जेंटलमैन बाय लॉक। उसकी जो सबसे पहली जो चीज़ रखी है बेटा विचू है, और विचू बेटा मतलब नेक अमल या नेक काम या नेकियां का मतलब होता है इसका। तो इसमें वो कहता है कि as absolutely requisite to make him valued and beloved by others, acceptable and tolerable to himself। तो अगर कोई भी पर्सन बेटा वर्चुअस होगा, नेक होगा, यानी लोग उसको नेक समझते होंगे, तो ज़्यादा वो दूसरे उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे और उसे टॉलरेट करेंगे, उससे गलती भी हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि हर इंसान को हर बच्चे को फितरी तौर पे नेक होना चाहिए। और सबसे पहले बेटा जो हमें ज़रूरत है वो वर्चू टीचिंग की है उनकी, और उसकी मॉरल डेवलपमेंट की है, ये बड़ा ज़रूरी है। मसलन अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक कोटेशन पढ़ रहा था कि चाइना ने, जो चाइनीज़ थे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है वो बनाई, और उसमें उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद पता नहीं कितना अच्छा लगा, मुझे एग्जैक्टली पता, 100 साल लगे, कितना अच्छा लगा। तो बहुत टाइम बेटा उनको लगा ग्रेट वॉल, और सिर्फ उनका मकसद ये था कि जो इंट्रूडर्स हैं, जो बाहर से उन पर हमला करते हैं, एक्सटर्नल इंट्रूडर्स, वो उन पर हमला ना कर सके, वो सुकून से रहें बस अपने मुल्क के अंदर, और बाहर से उनका राब्ता कता हो जाए, और उन्हें किसी किस्म बाहर से नुकसान ना हो, ना बाहर से लोग उस वॉल से यानी कूद के या क्रॉस करके हम तक पहुंच सके। तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो वॉल है वो बनाई, इसके ऊपर फिर वो जो चौकीदार थे या वो सिपाही थे वो नाफज किए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो पीसफुल रहे और सेफ रहे। इसके बावजूद जब भी चाइना पे अटैक हुआ, जब भी इन्वेडर्स ने उस पर अटैक किया, तो आपके ख्याल में क्या उन्होंने जो दीवार से उसको तोड़ के कहीं से किया होगा, उसमें शिगाफ करके किया है? क्या कहते हैं आप लोग? यू मे राइट इन कमेंट्स। तो हम बात कर रहे थे बेटा चाइना के वॉल के हवाले से, कि जो चाइना ने इतनी बड़ी वॉल बनाई, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें जो बाद में इन्वेडर्स ने इन्वेड किया, हमला किया, तो उन्होंने वो दीवार जो है इतनी बड़ी बनाई थी कि कोई उसे फांग के नहीं आ सकता, उसे तोड़ के नहीं आ सकता, उस पर सिपाही भी उन्होंने तानीयत कर दी है। तो इसके बावजूद जो है चाइना पे हमले होते रहे, और जो इन्वेडर्स उन्होंने चाइना पे हमला किया, जबकि उनकी दीवार इतनी मजबूत थी, ना उसे तोड़ा जा सकता था, ना सारी से फांगा जा सकता था। तो उन्होंने अब जो बाहर से इन्वेडर्स आते हैं जिन्होंने हमला किया चाइना के ऊपर, वो क्या करते थे, वो सिंपली जो चौकीदार थे उनको ब्राइब करते थे। यानी जो चाइना की दीवार पे जो पहरेदार थे, वो उनको रिश्वत देते थे, और वो दीवार के ऊपर से फलांग के आ जाते थे। चूंकि वो दीवार को तो उन्हें यानी वो अपने जो सोल्जर्स थे उनकी मॉरल डेवलपमेंट नहीं कर सके, उन्हें विर्चू टीच नहीं कर सके। ठीक है, तो यही एक खास, कभी भी किसी इन्वेडर ने भी उसकी दीवार जो है वो नहीं तोड़ी, बल्कि हमेशा उनको वो ब्राइब करके और उनको रिश्वत दे के वो आसानी से दरवाज़ों से, बल्कि जो मेन गेट से एंट्रेंस के वहाँ से आते थे, और उनको दीवार से यानी दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फलांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इसका मकसद ये था कि जब उन्होंने विर्चू को टीच नहीं किया और इस एलिमेंट को छोड़ दिया, तो वो सारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी फायदा कोई नहीं हुआ, और इतना सारा सरमाया लगाने का, इतनी सारी ह्यूमन एफर्ट करने का भी फायदा नहीं हुआ। जबकि उसे बुनियादी चीज़ को छोड़ के, तो सबसे बुनियादी चीज़ बेटा वर्चू टीचिंग है और मॉरल डेवलपमेंट है। तो इसलिए वो कहता है virtue was placed first in the education of the gentleman by Locke as absolutely requisite to make him valued and beloved by others। तो virtue वो वह चीज़ है जिससे मतलब बेटा हमारे अंदर हम अपने स्टूडेंट्स में जल्ब कर दें, तो सब लोग उनसे मोहब्बत करेंगे और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें टॉलरेट भी करेंगे अगर उनसे गलती भी होती है।
तो वर्च्यू बड़ी ज़रूरी है, वर्च्यू की डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट के सबसे पहली बुनियादी वो जो है ना प्रायोरिटी वो बेटा वर्च्यू की रहता है कि वर्च्यू जो है ना इसके बगैर कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी वो बात कहता है विजडम की। विजडम को दूसरे नंबर पे देखते हैं। विजडम वाज टू बी ऑफ अ प्रैक्टिकल काइंड, कि आपकी जो विजडम है वो भी प्रैक्टिकल काइंड की हो। मैंस मैनेजिंग हिज बिजनेस ably and with foresight in the world. It didn't mean being crafty or cunning, but rather to be open and fair and wise. तो ये चाहता है कि हम बच्चों को विजडम दें, ओपननेस हो उनके अंदर, एक्सेप्टेंस हो उनके अंदर, और वो फेयरली अपने मामलों को डील करें, ओपन माइंडेड हों, चीज़ों को एक्सेप्ट करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने डिसीजन वैसे करें। और उसके बाद बेटा गुड ब्रीडिंग की बात करते हैं तीसरे नंबर पे, यानी उनकी जो खुराक है वो बड़ी ज़रूरी है। बिकॉज गुड ब्रीडिंग वॉज अ सब्जेक्ट अपॉन विच लॉक हैड मस्ट टू से a well-bred person would exhibit goodwill and regard all the people and forego the habits of roughness and contempt। यानी अगर पेट बड़ा हुआ होगा बेटा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर शैतानियत कम होगी। आपको यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक बेटा पेट के साथ होता है, कि लोग सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं और बुराइयां भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। और बाज़ मुश्किल तौर पर वो करते हैं ऐसा काम, बाज़ मजबूरी की तरह कभी कभी करते हैं। तो बहरहाल इंसान जो है वो ब्रीडिंग के मामले में अगर इंसान का रोज़गार अच्छा हो और वो अच्छा खाता पीता हो तो उससे कुछ झूठ बोलने की या बुरे काम करने की जरूरत नहीं होती, ये कम होती है। यानी अब उसकी बाकी तो वो उसकी लालच रह जाती है ना, किसी इंसान के अंदर लालच है। तो अगर इंसान भूखा है और वो शायद मुफल सी एक नज़म भी है अकबर अल आबादी की, जब हम स्कूल लाइफ में थे शायद हम पढ़ते थे, शायद आपने भी पढ़ी हो मुफलसी के वाले से, कि बेटा जो मुफलस शख्स होता है वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, कभी अच्छा और मुखलस नहीं हो सकता दूसरों के साथ, क्योंकि उसके अंदर जो भूख है मुफलसी है उसकी, वो उसको कुछ भी अच्छा करने से रोके रखती है। उसका मफहूम ये था। तो यही बात बेटा ये जॉन लॉक कहते हैं कि अगर एक ऐसा इंसान जिसका पेट बड़ा हुआ हो, वेल ब्रेड पर्सन हो, उसके अंदर फिर बेटा गुडविल होगी और वो दूसरों को रिगार्ड करेगा, दूसरों को रिस्पेक्ट देगा और उसके अनफोर को द हैबिट्स ऑफ रफनेस, दूसरा दूसरा वो बेजारी से बात नहीं करेगा और उनके अंदर लालच नहीं होगी। ये उसका ख्याल है जॉन लॉक का। और वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा दूसरों को, कंट्राडिक्ट नहीं करेगा बिला वजह। एंड नॉट एचिवमेंट शुड बी इनकरेज। ठीक है। और फाइनली लॉक केम टू द लर्निंग। और आखिरी एलिमेंट बेटा वो लर्निंग का कहता है कि जो चौथी प्रायोरिटी बेटा लर्निंग है। पहले इंसान का विचू टीच करना, दूसरा विजडम देना, तीसरा ब्रीडिंग, और चौथा एलिमेंट वो कहते हैं प्रायोरिटी का वो लर्निंग है। Locke came to learning. Locke wanted all sons of gentlemen to acquire the basics of learning to read, write, and to express themselves clearly and to count। वो चाहता है कि दुनिया का हर शख्स जो है उसे लिखना पढ़ना आना चाहिए और उसे बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए, अरिथमेटिक आनी चाहिए, ताकि रोज़मर्रा में अपना हिसाब किताब कर सकें। तो ये उसका ये बुनियादी चीज़ है। तो लर्निंग ऑफ दीज आल बेसिक लर्निंग स्किल्स वो कहता है बहुत ज़रूरी हैं। लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। और चौथा बेटा एलिमेंट प्रायोरिटी की बात करता है कि वो लर्निंग और लिटरेसी की है, जिसमें उसकी अरिथमेटिक लिटरेसी भी और साथ में लैंग्वेज लिटरेसी, उसमें रीडिंग राइटिंग सब कुछ शामिल है, सब साथ में वर्बल, कि वो वर्बलिज्म की भी आए एक्सप्रेस कर सके जो वो सोचते हैं। और देन वी सी okay, so it was John Locke who has expressed his thoughts on education and his priorities on education. And now if you have any questions you may write in comments.